हम नेक्स्ट लेक्चर में या प्रीवियस लेक्चर में हमने चेक किया था या हमने 6 प्रॉपर्टीज कर ली थी, इसको दिया था मैंने सॉल्व करने के लिए, शायद ही मुश्किल उपाय होगी है। तो देखते हैं आगे इसको सॉल्व करके। तो इसके LHS लेकर देखते हैं और LHS लेकर RHS के बराबर इसको प्रूफ करते हैं, ठीक है। प्रूफ करेंगे इसको, इन दोनों टर्म को लेकर चलेंगे, लेकिन सॉल्व करने से पहले इसको एक बार देखते हैं कि क्या कहना चाह रहा है। कि यहाँ पर जो जेकोबियन फंक्शन दे रखा है, तो यहाँ पर x है वो किस किस का फंक्शन है, यहाँ पर गिवन है। अब अपनी तरफ से u और v नहीं मानना है, अपनी तरफ से दिया हुआ है कि x है वो z और w का फलन है। इसी तरह से y है वो भी किस किस का फलन है, z और w का फलन है। इसी तरह से यहाँ पर z है वो u और v का फलन है, और w है वो किस किस का फलन है, u और v का फलन है। तो इससे एक तरह से ये कैंसिल आउट हो गया। तो x पर इनडायरेक्टली किस पर डिपेंड कर रहा है, u और v पर, उसके बराबर हमें लाना है। इस तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। तो हम लेकर चलते हैं j x बाई जेड डब्ल्यू, j z w u और v, इस तरह से ले सकते हैं इसको। दोनों को यहां पर मल्टीप्लाई में, ध्यान रखना गुणा में है। तो x का z के रेस्पेक्ट में, x का w के रेस्पेक्ट में, y का z के रेस्पेक्ट में, y का w के रेस्पेक्ट में। यहाँ लिख भी सकते हैं, यहाँ पर w कांस्टेंट है, यहाँ पर z कांस्टेंट है, इस तरह से इनटू इसको करेंगे डेल z अपॉन डेल u, डेल z अपॉन डेल v। क्रम का ध्यान रखना है इसमें, जो पहले है उसका पहले के अकॉर्डिंग लिखना है, दूसरे पर है उसको दूसरे पर, नहीं तो प्लस माइनस की मिस्टेक कर बैठोगे। यहां तक कर लिया हमने। x और y है z और w के फंक्शन है, और z और w है वो किस किस के फंक्शन है, u और v के। अब दो सारणिक का गुणा आप कैसे करते हो, जैसे दो मैट्रिक्स का गुणा होता है कि ये कितने बाई कितनी की है, 2/2 की, ये भी 2/2 की, तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए वो आने वाली जो सारणिक होगी वो भी कितने बाई कितनी की होगी, 2/2 की होगी। तो कैसे करते हैं, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से इस तरह से तो करते हो कि यहाँ पर जो पहली जो आएगी, यहाँ पर अवयव आएगा a11, यहाँ आएगा a12, यहाँ आएगा a21 और यहाँ आएगा a22। तो यहाँ पर a11 से मतलब क्या है, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से मल्टीप्लाई करेंगे संगत अवयवों का। तो इसका इसके साथ करेंगे तो कितना आएगा बताओ। यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, आप इनको नहीं तो आप उसमें काट बैठोगे। इस तरह से लिख ही लेना है यहाँ पर कि डेल एक्स अपॉन डेल जेड कितना किसके रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, जब w कांस्टेंट है, यहाँ पर w z कांस्टेंट है, z है तो w कांस्टेंट और w है तो z कांस्टेंट। इसी तरह से इधर लिख देना v, यहाँ पर u, यहाँ पर v और यहाँ पर u, इस तरह से लिख देना। क्यों, अभी पता चल जाएगा क्यों लिख दिया, नहीं तो आप मिस्टेक करते इसमें। इसका इसके साथ करोगे तो डेल x अपॉन डेल z, w कांस्टेंट, डेल z अपॉन डेल v, डेल u, ठीक है, v कांस्टेंट। इस तरह से अगर नहीं लिखता तो आप क्या सोचते, डेल z से डेल z कट जाता, डेल x अपॉन डेल u, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पर अलग अलग कांस्टेंट है, जब w कांस्टेंट है तब ये था, v कांस्टेंट है तब ये है, तो एक दूसरे से कैंसिल आउट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। संगत अवयवों का इसका गुणा कर दिया, प्लस में कितना आएगा बताओ, इसका इसके साथ डेल x अपॉन डेल w z और डेल w अपॉन डेल u, v कांस्टेंट, पहला एलिमेंट ये आ जाएगा, दूसरा चाहिए a12, तो पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। a12 का मतलब क्या है, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ से। इस तरह से हम याद रख सकते हैं उसको। तो इसको करेंगे डेल x अपॉन डेल z w, इसका इसके साथ करेंगे पहली पंक्ति का पहले स्तंभ से डेल z अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, प्लस में इसका करेंगे डेल x अपॉन डेल w z कांस्टेंट और डेल w अपॉन डेल v कौन कांस्टेंट, u कांस्टेंट। सेकंड एलिमेंट आ गया, फर्स्ट एलिमेंट आ गया, यहाँ पर आएगा a21, यानी दूसरी पंक्ति का, a21 से मतलब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। तो करें इसको डेल y अपॉन डेल z, कांस्टेंट w है, और डेल z अपॉन डेल u कौन कांस्टेंट है, v कांस्टेंट है, प्लस में संगत अवयवों का गुणा करके उसको जोड़ना होता है, डेल z
और डेल डब्ल्यू अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v। ठीक है, एट कांस्टेंट v इस तरह से आ जाएगा। यहां पर कितना आएगा बताओ, दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ से, तो डेल वाई अपॉन डेल जेड डब्ल्यू कांस्टेंट, डेल जेड अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू, प्लस में इसका इसके साथ डेल पाई अपॉन डेल डब्ल्यू जेड कांस्टेंट, और इसका इसके साथ करेंगे तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वी कितना कांस्टेंट, यू कांस्टेंट। पहले यहां तक लिखें, बोर्ड कंप्लीट हो चुका है। अब इनकी वैल्यूज निकालनी है। ये क्वांटिटी हम इसको लेकर चले, इसको हमें इस रूप में लाना है, तो इसका तो रूप आपको सारणी रूप में चाहिए, पता ही है, वो डेल एक्स अपॉन डेल यू, डेल एक्स अपॉन डेल वी, डेल वाई अपॉन डेल यू और डेल वाई अपॉन डेल वी, इस रूप से आता है। तो उस रूप में इसको चेंज करना है हमें, पूरी सारणी को, जो भी 4 एलिमेंट आए हैं 2x2 की जो सारणी बनी है, तो उसको सॉल्व करेंगे। इतना काम और रह गया है हमारा, तो यहां तक कवर करें। पहले इसको सही से लिखना है, इनको चेंज मत कर देना, u के स्थान पर u लिखना, v के स्थान पर v लिखना। लिखें इसको, इसको जो सारणी आई है इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल देना है। इसमें चारों वैल्यू निकालनी है हमको और इसमें पुट करनी है। जो चारों आए हैं ये थोड़ा डिस्टेंस बनाकर लिखना, जिससे कि उनमें फर्क पड़े, 4 एलिमेंट हैं। इसके बाद देखें, इक्वेशन नंबर 1 के बाद हमें इस पूरी टर्म की वैल्यू निकालनी है। तो किस तरह से निकालेंगे, देखिए, चूंकि जो x है वो किस किस का फंक्शन है, इससे देखें तो x है z और w का फंक्शन है, z और w का फंक्शन है, तो इसका आप टोटल डेरिवेटिव लिखते थे तो किस तरह से लिखोगे, dx इक्वल टू, इधर देख लें, रह गया तो पॉज करके बाद में लिख लेना, या पहले लिख लो पॉज करके फिर देख लेना। dx इक्वल टू डेल एक्स अपॉन डेल जेड, जब w कांस्टेंट है तो किस तरह से लिखते थे, dz प्लस में डेल x अपॉन डेल w आंशिक अवकलन के रूप में, तो यहाँ z कांस्टेंट होगा एक तरह से, और कितना हो जाएगा dw। ठीक है, अब x है, x का हमने z और w के रेस्पेक्ट में किया तो यही आया इस तरह से। अब इसका यदि हम u के रेस्पेक्ट में कर दें, u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर इसका तो कितना हो जाएगा, डेल x अपॉन डेल u। जब हम v को कांस्टेंट मान रहे हैं, u और v एक साथ चल रहे हैं, तो डेल x अपॉन डेल u, जब v कांस्टेंट है तो कितना आ जाएगा बताओ, डेल x अपॉन डेल z w, ये कितना हो जाएगा, डेल z अपॉन डेल u, इसके नीचे डेल u लग जाएगा, v कांस्टेंट प्लस डेल x अपॉन डेल w है, z कांस्टेंट, यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेल w आंशिक अवकलन में चेंज हो जाएंगे, और डेल u एट कांस्टेंट v। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो जो आपकी पहली टर्म बन रही है उसके स्थान पर हम कितना लिख सकते हैं, डेल x अपॉन डेल u एट कांस्टेंट v, ये लिख सकते हैं हम पहली टर्म के स्थान पर। लेकिन हमें चारों निकालनी है, तो पहले चारों को निकाल लेते हैं। इक्वेशन नंबर 2,
सिमिलरली अगर हम v के रेस्पेक्ट में करते तो सिमिलरली अगर हम डेल x अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u निकालते तो ये उल्टा हो जाता, इसी से कितना हो जाता, डेल x अपॉन डेल z एट कांस्टेंट w डेल z अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u प्लस डेल x अपॉन डेल w एट कांस्टेंट z और डेल w अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u। ये होता है या नहीं होता अगर हम सिमिलरली v के रेस्पेक्ट में करते हैं। सिमिलरली v के सापेक्ष क्या किया है हमने, आंशिक अवकलन। तो ये वाली टर्म कौन से के बराबर दिख रही है, देखो किसके बराबर दिख रही है, डेल एक्स अपॉन डेल वी एट कांस्टेंट यू वी। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इसी तरह से अगर बाई है, यहाँ पर बाई है, वो भी किस किस का फंक्शन है, जेड और डब्ल्यू का क्या है, फंक्शन है। पहले देखना फिर लिख लेना आराम से कि बाई है वो भी किस किस का फंक्शन है, जेड और डब्ल्यू का फंक्शन है। तो टोटल डेरिवेटिव, इसलिए टोटल डेरिवेटिव इस तरह से लिख सकते हैं, डेल वाई अपॉन डेल जेड डी जेड, जब यहाँ पर w कांस्टेंट है। इसी तरह से डेल वाई अपॉन डेल w, कौन कांस्टेंट है, z कांस्टेंट है, और किसके रेस्पेक्ट में, dw, ये लिख देंगे। अब इसका यदि हम u के रेस्पेक्ट में क्या करें, u के सापेक्ष आंशिक अवकलन करें तो डेल वाई अपॉन डेल u, तो v कांस्टेंट होगा, तो डेल वाई अपॉन डेल z, जो नीचे लिखे रहते हैं वो स्वतंत्र चर होते हैं, जैसे z और w एक साथ लिखे हुए हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, वहां पर u और v एक साथ लिखे हुए हैं तो वो एक दूसरे से क्या है, स्वतंत्र हैं, ये ध्यान रखना। इसलिए एक के सापेक्ष कर रहे हैं तो दूसरा एज ए कांस्टेंट माना ही जाएगा। डेल वाई अपॉन डेल जेड डब्ल्यू, डेल जेड अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v प्लस डेल वाई अपॉन डेल डब्ल्यू एट कांस्टेंट जेड, और डेल डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा ये, डेल u एट कांस्टेंट v। इसी तरह से अगर हम v के रेस्पेक्ट में करते तो कितना हो जाता, ये वाली टर्म आपको दिख रही है कहीं, ये वाली सेम आ रही है। इक्वेशन नंबर इसको डाल देना, थर्ड तो हो गई, फोर्थ। सिमिलरली अगर हम इसका करते हैं y के रेस्पेक्ट में तो डेल y अपॉन डेल v, w u डेल y अपॉन डेल w z और डेल w अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u, ये हो जाता सेम। इक्वेशन नंबर 5 यहां तक कंप्लीट करें इसको और लिख देना समीकरण 2, 3, 4, 5 से समीकरण नंबर 1 में मान रखने पर। समीकरण 2, 3, 4, 5 से समीकरण 1 में मान रखने पर नोटेशन सही से लिखना, मिस्टेक मत करना। तो यहाँ पर जो सफिक्स में हमने लिखा है इसी का कारण ये यही था कि अगर नहीं लिखते तो आप उनको आपस में काट देते वहीं की वहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कटेगा, क्योंकि अलग अलग कांस्टेंट मानते हुए हम उनको कर रहे हैं। जब z है तो w को कांस्टेंट माना जाता है, जब u है तो v को कांस्टेंट माना जाता है। ठीक है, इसलिए बाहर लिखना जरूरी था यहाँ।
समीकरण 2 3 4 5 से समीकरण 1 में क्या रखेंगे, वैल्यूज रखेंगे। तो इनकी जगह पर वैल्यूज रखेंगे तो कितना आ जाएगा, आगे लिख देना लैंग्वेज। इसके बाद डेल एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, डेल यू एट कांस्टेंट बी हो जाएगा। ये वाला कितना हो जाएगा, डेल एक्स अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट यू। इसी तरह से डेल वाई अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट बी, और यहाँ पर डेल एक्स सॉरी डेल वाई अपॉन डेल बी एट कांस्टेंट यू। इस तरह से हो जाएगा। और इसको हम जैकोबियन फलन की परिभाषा से कितना लिख सकते हैं, एक्स बाई यू वी, इतना बचेगा। ठीक है, कंप्लीट कर दें इसको। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट प्रॉपर्टी और है एक और। देखें, आठवीं जो प्रॉपर्टीज है इसकी, देखें उसको जे एक्स बाई जो कि फंक्शन है जेड और डब्ल्यू के, जेड और डब्ल्यू के, जे जेड डब्ल्यू है वो यू और बी का फंक्शन है, तब होता है। ये जो प्रॉपर्टी हमने सॉल्व की थी ये आपको दी हुई है इस तरह से कि इस प्रॉपर्टी का आपको यूज करते हुए आपको सिद्ध करना है कि यदि इस प्रॉपर्टीज में हम y इक्वल टू कितना रख दें, v रख दें। देखें y इक्वल टू v रख दें, जे एक्स बाई के स्थान पर v पुट कर दिया तो जेड डब्ल्यू, क्वेश्चन ही दिया हुआ है आपको, यू वी जे एक्स वी अपॉन यू वी, ये हो जाएगा। और ये आपको दे रखा है डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट बी, प्रूफ करना है। यदि y इक्वल टू बी हो तो सिद्ध कीजिए। ये आपको दी हुई प्रॉपर्टीज, अभी 7वें नंबर पर यही प्रॉपर्टीज हमने सॉल्व की थी कि x y z और w के फंक्शन है, z और w u और v के फंक्शन है, तब x और y इनडायरेक्टली किसके फंक्शन होंगे, u और v के। ये हमने सिद्ध कर दिया था। यदि इस प्रॉपर्टीज में हम y इक्वल टू v रख दें तो इससे हम ये तो प्रूफ कर ही देंगे, इस प्रॉपर्टीज को ही सॉल्व करना था। तो यहाँ से ये तो सॉल्व हो ही गया एक तरह से। 7वीं प्रॉपर्टीज से हम 7वीं प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इस चीज को यहाँ से लिख ही सकते हैं। 7वीं प्रॉपर्टी से इसको बताएंगे, यहाँ पर y इक्वल टू v रखेंगे, उससे तो ये हो ही जाएगा। अब मेन काम क्या है कि इसको लेकर हमें इसके बराबर सिद्ध करना है, इन दोनों को सिद्ध करना है। इसको तो ऑलवेज कर ही चुके हैं कि इन दोनों को लेकर चल रहे थे और यहाँ तक हमें सिद्ध करना था, तो वो तो हम कर लेंगे कि इस तरह से हमें इस प्रॉपर्टीज को सॉल्व करके ही बताना है उसमें, तो ये हो जाएगा। अब इसको देखते हैं मेनली प्रूफ में। ये तो हम 7वीं प्रॉपर्टीज में कर चुके हैं, 7वें नंबर की जो प्रॉपर्टीज है उसमें कर चुके हैं, तो ये क्वेश्चन लिख लिया। अब इसमें हम इस फंक्शन को लेकर चलते हैं, जे एक्स वी और यू वी। ओपन करो इसको सारणिक से, एक्स है यू और वी का फंक्शन है, वी है वो भी यू और वी का फंक्शन है, तो डेल एक्स अपॉन डेल यू और यहाँ पर डेल एक्स अपॉन डेल वी। तो ये कब होगा, जब v कांस्टेंट है, ये कब होगा, जब u कांस्टेंट है। इसी तरह से v का करेंगे तो v का करेंगे u के रेस्पेक्ट में, और v का करेंगे किसके रेस्पेक्ट में, v के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर v कांस्टेंट है और यहाँ पर u कांस्टेंट है। ठीक है, अब बताएं खुद, u और v एक दूसरे से कैसे हैं, स्वतंत्र हैं। कौन कौन जीरो होगा यहाँ पर बताओ, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v, ये हो जाएगा डेल एक्स अपॉन डेल v एट कांस्टेंट u एट कांस्टेंट u। डेल v अपॉन डेल u के सापेक्ष v का हो रहा है, और जबकि v क्या है, कांस्टेंट। बाहर इसलिए लिखने का कारण यही है कि v कांस्टेंट है और v का आप आंशिक अवकलन u के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, वो तो कितना आएगा, 0। अब v के रेस्पेक्ट में v का हो रहा है, ये कितना आएगा, 1 आएगा।
सारणी को अगर सॉल्व करेंगे, इसका इससे गुणा माइनस इसका इसके साथ, तो ये तो जीरो हो जाएगा। कितना आ जाएगा हमारे पास, डेल एक्स अपॉन डेल यू एट कांस्टेंट v। देखते हैं इसको। पहली वाली हमने इसलिए नहीं की है क्योंकि कर चुके हैं, ये ध्यान रखना। कर लिया होगा शायद आपने इसको। इसके बाद एक क्वेश्चन लिखें, एक क्वेश्चन और करते हैं। प्रॉपर्टीज पूरी हो चुकी हैं यहाँ तक, जो कि सीधी कोई भी प्रूफ करने के लिए पूछी जा सकती है। देखें क्वेश्चन इसमें, यदि क्वेश्चन देखो, यदि u1 u2 u3 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो, यदि u1 u2 u3 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो एकांक सदिश यदि u1 u2 u3 लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र है तो एकांक सदिश E1 कैप इक्वल टू H2 H3 ग्रेडियंट U2 मल्टीप्लाई अक्रॉस प्रोडक्ट ग्रेडियंट U3 ये होगा। तथा इसी प्रकार के संबंध E2 कैप व E3 कैप के लिए भी होंगे। सिद्ध करना है ये चीज दे रखी, लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र, उसमें u1 u2 u3 क्या है, निर्देशांक है, तब E1 कैप तो इतना होगा, E2 कैप और E3 कैप के लिए भी क्या होंगे, स्वयं संबंध होंगे, समान संबंध होंगे। इसी प्रकार के संबंध E2 कैप व E3 कैप के लिए भी होंगे, E2 कैप व E3 कैप के लिए भी होंगे। तो कोई एक हम प्रूफ कर देते हैं इसको, तो ये सिमिलरली हम इसके बारे में बता सकते हैं कि E2 कैप और E3 कैप को भी हम कर पाएंगे। तो देखें, इधर क्वेश्चन लिख ही लिया आपने, उसके बाद पूरा फोकस इधर करें। देखें ये क्या है, ग्रेडियंट U2 और ग्रेडियंट U3। अगर हमारे पास ग्रेडियंट U2 मिल जाए और ग्रेडियंट U3 मिल जाए, उनका हम क्या कर दें, क्रॉस प्रोडक्ट। लेकिन पहले हमें ग्रेडियंट चाहिए, तो ग्रेडियंट फाई का फॉर्मूला हमने पढ़ा था। अब लांबिक वक्र रेखीय निर्देश तंत्र दे रखा है, ध्यान रखना, तो उसमें लिखना है हमें। तो किस तरह से लिखेंगे, E1 कैप अपॉन H1 डेल फाई अपॉन डेल U1 प्लस E2 कैप अपॉन H2 कितना, डेल फाई अपॉन डेल U2। अरे ध्यान रखना, कार्तीय में नहीं लिखना है, कार्टेशियन वाला नहीं लिखना है, वो फर्स्ट ईयर वाला u1 u2 u3 की फॉर्म में है तो उसी में लिखना है। इसी तरह से 1 अपॉन H3 या E3 कैप अपॉन H3 डेल फाई अपॉन कितना हो जाएगा, ये डेल U3, यहां तक आ जाएगा। अब हमें लेकिन फाई की जरूरत नहीं है, U2 और U3 की जरूरत है, तो तब ग्रेडियंट U2 ये चाहिए हमें। तो ये कितना आएगा बताओ, ग्रेडियंट U2, यहाँ पर फाई के स्थान पर U2 रखेंगे, तो U2 रखेंगे तो U2 का U1 के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे से ही स्वतंत्र हैं। इसी प्रकार U2 के रेस्पेक्ट में करोगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका आएगा E2 कैप अपॉन H2 और ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप ग्रेडियंट U3 भी निकालें तो ग्रेडियंट U3 तब वो कितना आएगा, U3 के रेस्पेक्ट U3 का करेंगे, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा।
यहाँ पर कितना आएगा E3 कैप अपॉन H3 आएगा। इसी तरह से अगर हम ग्रेडियंट U1 भी निकालते तो ग्रेडियंट U1 भी अगर हमें जरूरत पड़ती E2 कैप और E3 कैप के लिए तो वो कितना आ जाता E1 कैप अपॉन H1। सिमिलरली हम लिख सकते हैं इन चीजों को कि ये आता E1 कैप अपॉन H1, E2 कैप अपॉन H2, E3 कैप अपॉन H3। अब हमें पहला जो प्रूफ करना है उसके लिए हमें ये दोनों चाहिए, इन दोनों को हम लेकर चलेंगे। नाउ इस तरह से तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे E2 कैप अपॉन H2 क्रॉस E3 कैप अपॉन H3। 1 अपॉन H2 H3 तो कॉमन है, E2 कैप क्रॉस E3 कैप करेंगे कितना बचेगा, साइक्लिक रूप में कर रहे हैं दोनों का, जैसे G कैप डॉट क्रॉस K कैप करते हैं तो कितना आएगा I कैप, या यहाँ पर कितना जाएगा E1 कैप 2। अरे साइक्लिक रूप में चल रहे हैं 1 2 और 3 इस तरह से, तो 2 और 3 का कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा पॉजिटिव में 1 आ जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट, या आप नॉर्मली कर सकते हो AB sin थीटा वाले फॉर्मूले से। तो ये कितना आ जाएगा E1 कैप, तो हम लिख सकते हैं तो E1 कैप इक्वल टू कितना आ जाएगा, उधर पहुंचा देंगे इसको H2 H3 ये आ जाएगा E1 कैप। और सिमिलरली अगर आप ग्रेडियंट U1 क्रॉस ग्रेडियंट U1 क्रॉस ग्रेडियंट U2 कर दे तो E2 के रूप में या किसी के रूप में आता, तो सिमिलरली हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, ये हमने कर दिया हैज प्रूफ। और सिमिलरली हम और भी प्रूफ कर सकते हैं। सिमिलरली कैसे, सिमिलरली E2 कैप कितना हो जाएगा, एक एक आगे बढ़ाते जाओ 1 को 2 में। सिमिलरली हम सिद्ध कर सकते हैं कि E2 कैप कितना हो जाएगा H2 को H3 को 1 में, आगे वाले में जस्ट 1, जिससे कि आपकी प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होगी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है उल्टा लिख दिया तो माइनस आ जाता है। U2 को 3 में क्रॉस 3 को किस में 1 में, मतलब आप यदि ग्रेडियंट U3 और मल्टीप्लाई कर दे इसका या क्रॉस प्रोडक्ट कर दे इसके साथ तो आपके पास ये वाली चीज है वो मिल जाती E2 कैप। और E3 कैप लिखना है तो E3 कैप वो कितना हो जाएगा H3 के बाद H1 के बाद H2, यहाँ पर U1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बताओ U2, अरे कितना हो जाएगा 1 के बाद 2। तो E3 कैप जो निकल कर आता वो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के रूप में आता। इस तरह से हम इनको भी निकाल सकते, केवल एक करके हमें दिखाना था कि ये हमने प्रूफ करके बता दिया। करें इसको कंप्लीट पूरा क्वेश्चन को, ग्रेडियंट था इसमें, ग्रेडियंट लेकर चले क्रॉस प्रोडक्ट कर दिया दोनों का, उस रूप में आ गया, पूरा का पूरा सॉल्व हो गया, ना LHS लेनी पड़ी ना RHS, पूरा की पूरा सॉल्व किया है। लिखते हैं इसको, साइक्लिक रूप में चलते हैं तो प्लस आता है और एंटी साइक्लिक चलते हैं तो माइनस आता है। इसमें पढ़ा होगा आपने क्रॉस प्रोडक्ट, या आप नॉर्मल भी कर सकते हो E2 कैप का मोड E3 कैप का मोड और दोनों के बीच का एंगल। ठीक है, इसको आप कंप्लीट कर लेना, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।